नमस्कार साथियों, आप सबके बीच यूजीसी नेट पेपर 2 इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से क्लास लेकर आया हूं और आप लोग के लिए बता दें कि ये क्लास आप लोग को विशेष तौर पर इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट का एनटीए द्वारा जो एग्ज़ाम लिया जाता है उनको देखते हुए इस क्लास को बनाया जा रहा है। और इसमें जैसा आप लोग को बीच बीच में बताया जाएगा, बस उसे नोट करते चलना है, बाकी सब आपको क्लियर होता जाएगा। फिर आपको बता दें कि इसके साथ ही आप अगर पीजीटी, आप यूजी या पीजी का भी स्टूडेंट हैं, उनके लिए भी ये उपयोगी होंगे। ठीक है, यानी कि इकोनॉमिक्स आप पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। ये बेस से ही आप लोग को उठाया जा रहा है। ठीक है, तो आइए मेरे प्यारे मित्रों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करते हैं मांग का नियम। ठीक है, चलिए। मांग का नियम एवं प्रकट अधिमान सिद्धांत। ठीक है, प्रोफेसर सैमुअल्सन ने अपने प्रकट अधिमान सिद्धांत से मार्शल के मांग के नियम को भी निकाला है। ठीक है, थोड़ा सा इसमें ध्यान दीजिएगा। प्रोफेसर सैमुअल्सन ने अपने प्रकट अधिमान सिद्धांत से मार्शल के मांग के नियम को भी निकाला है। ठीक है, और आप लोग को बता दें कि मार्शल का मांग का नियम यह बतलाता है, ठीक है, किसका, मार्शल का, कि यदि आय एवं मूल्य स्थिर रहे तो किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि होने से उनकी मांग में कमी तथा मूल्य में कमी होने से मांग में वृद्धि होती है। ठीक है, इसको आप लोग नोट भी कर सकते हैं, याद भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका प्रोफेसर मार्शल का सिद्धांत कहता है, उनका कहना है। दूसरे शब्दों में मूल्य एवं मांग में विपरीत संबंध है। अगर आप लोग को पूछे मूल्य और मांग में कैसा संबंध है, विपरीत संबंध, इसे भी नोट कीजिए। प्रोफेसर सैमुअल्सन ने मांग के नियम को सिद्ध करने के लिए धनात्मक मांग की आयलोच की मान्यता को स्वीकार किया है। ठीक है, तो प्रोफेसर सैमुअल्सन जो है मांग के नियम को सिद्ध करने के लिए कौन सा मान्यता को स्वीकारे हैं, ये भी याद रखिए। धनात्मक मांग की आयलोच। ठीक है, क्या है, धनात्मक मांग की आयलोच की मान्यता को स्वीकार किए हैं। ठीक है, इसका मतलब यह है कि उपभोक्ता की आय में वृद्धि या कमी होने से, किसके, उपभोक्ता, ठीक है, जो उपभोग करता है, उपभोक्ता की आय में, ठीक है, वृद्धि या कमी होने से उसके द्वारा की गई वस्तु की मांग में वृद्धि या कमी होती है। इस प्रकार धनात्मक मांग की आयलोच के आधार पर प्रोफेसर सैमुअल्सन ने मार्शल के नियम को निकाला है, जिसे वे मांग प्रमेय अथवा उपभोग सिद्धांत का आधारभूत प्रमेय कहते हैं। ठीक है, क्या, मांग प्रमेय तथा उपभोग सिद्धांत का आधारभूत आपका प्रमेय कहते हैं। यह इस प्रकार कोई वस्तु सरल या संयुक्त, ठीक है, कोई वस्तु जिसकी मांग में केवल मौद्रिक आय में वृद्धि से सर्वाधिक वृद्धि होती है, क्या है, मौद्रिक आय में वृद्धि से सर्वाधिक वृद्धि होती है, तो केवल मूल्य में वृद्धि होने से उस वस्तु की मांग निश्चित रूप से संकुचित होगी। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि उस वस्तु की मांग निश्चित रूप से क्या होगी, संकुचित होगी। इस कथन का पहला भाग यानी, ठीक है, कोई वस्तु जिसकी मांग में केवल मौद्रिक आय में वृद्धि से सर्वाधिक वृद्धि होगी, ठीक है, वृद्धि होती है, तो मांग की धनात्मक आय लोच अथवा आय एवं मांग में सीधा संबंध को व्यक्त करता है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखना है। और दूसरा, ठीक है, भाग मांग के नियम को यानी मूल्य पर मांग के विपरीत संबंध को व्यक्त करता है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि प्रोफेसर सैमुअल्सन के अनुसार मूल्य एवं मांग के विपरीत संबंध के लिए मांग की धनात्मक आयलोच एक आवश्यक शर्त है। दूसरे शब्दों में कहते हैं कि आधारभूत प्रमेय यह बतलाता है कि धनात्मक आयलोच का मतलब ऋणात्मक मूल्य लोच है। ठीक है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे
समझ गए। अब इन बातों को हम लोग एक चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। चलिए आइए मेरे मित्रों, देखिए कहते क्या है कि इस चित्र में, ठीक है, इस चित्र की बात किया जा रहा है। इस चित्र में एक दी हुई मूल्य आई स्थिति में उपभोक्ता की मूल्य रेखा NM है, ठीक है। आप यहाँ देख पा रहे होंगे NM, ये वाला रेखा का बात किया जा रहा है, ठीक है। तथा उसके चुनाव का त्रिभुज ONM, क्या ONM, ये वाला, ठीक है। अतः वह इस त्रिभुज के अंदर या उसके ऊपर के किसी भी संयोग को चुन सकता है, ठीक है। किसी भी संयोग को चुनाव कर सकता है। जैसे यहाँ पर रेखा हम देख पा रहे हैं कि एक अंदर है एक बाहर है, ठीक है, ऊपर है। अब इसमें आप लोग देखिए कहता क्या है कि मान लिया जाए कि उपभोक्ता अन्य संयोग की तुलना में ये संयोग को चुनता है, ठीक है। उपभोक्ता क्या है, ये संयोग को चुनता है, जैसा यहाँ फिगर में दिखलाया गया। अब यदि x वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो, क्या है, x वस्तु के मूल्य में अगर वृद्धि कर दिया जाए, ठीक है, और y वस्तु के मूल्य में कोई परिवर्तन ना हो तो, ठीक है, उपभोक्ता की नई मूल्य रेखा क्या प्राप्त होगा, मेरा NM1, ठीक है। यहाँ पर देखिए NM1, ये वाला रेखा, समझ गए। अब हमें यह देखना है कि x वस्तु के मूल्य में इस वृद्धि का उसकी मांग का क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। अब प्रभाव देखिए कि चित्र से स्पष्ट है कि आपका उपभोक्ता अब ये संयोग को नहीं खरीद सकेगा, ठीक है, क्योंकि वह नई मूल्य रेखा NM1 के ऊपर है, समझ गए, NM1 के ऊपर है, यानी उपभोक्ता की आय उसके लिए पर्याप्त नहीं है। ऐसे स्थिति में उपभोक्ता को एक वस्तु के मूल्य में हुई वृद्धि की क्षतिपूर्ति करने के लिए अतिरिक्त आय दी जाए ताकि वह इस संयोग को पुनः खरीद सके, तो नई मूल्य रेखा PL होगी। नई मूल्य रेखा क्या होगा, PL होगी और NM1 के समानांतर होगी तथा ए बिंदु को स्पर्श करेगी। क्या करेगा, आपका ए बिंदु को वो टच करेंगे, समझ गए। अब देखिए प्रश्न यह है इस फिगर के माध्यम से कि नई मूल्य आय स्थिति PL से उपभोक्ता कौन सा संयोग चुनेगा, है ना, यानी कि कौन सा चुनाव वो करेगा, किसका, PL द्वारा, समझ गए। अब देखिए PL मेरा एक डॉटेड डॉटेड करके दिया हुआ है, इस रेखा की बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। तो अब देखिए कि इस नई स्थिति में उपभोक्ता को संयोग A भी प्राप्त है। देखिए ऐसे स्थिति में भी आपका उनका ये संयोग प्राप्त है, लेकिन उपभोक्ता PL रेखा पर ए बिंदु के नीचे, ठीक है, क्या है, ए बिंदु के नीचे AL पर, ठीक है, AL पर कोई भी संयोग नहीं चुनेगा, क्योंकि वे सभी संयोग पुराने चुनाव त्रिभुज, ठीक है, ONM के अंदर है और ये संयोग के सामने आपका उपभोक्ता पहले ही इन्हें अस्वीकार कर चुका है। अब देखिए ONM देख रहे हैं ना, ONM इसका अंदर है ए, ठीक है, उसी का जिक्र किया गया है, समझ गए। चलिए अब यहाँ पर देखिए अस्वीकार कर चुका है, अतः यदि उपभोक्ता का व्यवहार अटल है और वास्तव में यह इस सिद्धांत की मान्यता भी है, तो वह AL पर किसी संयोग को चुन नहीं सकता, ठीक है, चुन नहीं सकता। हाँ, वह PL रेखा के, क्या है, PL रेखा के AP भाग पर, देखिए AP कहाँ पर है आपका, समझ गए, ये आपका AP यहाँ से, ठीक है, AP आपका ये वाला से यहाँ की बात किया जा रहा है, समझ गए। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं कि AP भाग पर, समझ गए, क्या कहता है AP भाग पर, किसी संयोग को चुन सकता है, ठीक है, क्या कर रहा है, किसी संयोग को क्या है, चुनाव कर सकता है, चुन सकता है। अब यदि वह ये संयोग को चुनता है तो उसे x तथा y की पहले की, है ना, पहले के बराबर मात्रा ही प्राप्त होगी, और यदि वह a के ऊपर AP रेखा पर किसी संयोग को चुनता है तो उसे पहले की अपेक्षा x वस्तु की कम मात्रा तथा y वस्तु की अधिक मात्रा प्राप्त होगी। इस प्रकार x,
ठीक है, मूल्य में वृद्धि होने पर यदि उपभोक्ता को उसकी क्षतिपूर्ति कर भी दी जाती है तो उसे पहले की अपेक्षा क्या होगा, एक्स वस्तु की या तो समान मात्रा प्राप्त होगी या फिर पहले से कम मात्रा प्राप्त होगी। लेकिन यदि उससे क्षतिपूर्ति के रूप में दी गई अतिरिक्त मुद्रा ले ली जाती है तो उसकी मूल्य आय स्थिति NM1 ही होगी, समझ गए, और वह एक संयोग को नहीं खरीद सकेगा। दूसरे शब्दों में कहे कि मूल्य में वृद्धि होने पर उपभोक्ता पहले के बराबर भी एक्स वस्तु की मात्रा नहीं खरीद पाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि वह पहले की अपेक्षा एक्स वस्तु की कम मात्रा खरीदेगा और इस प्रकार एक्स वस्तु के मूल्य में वृद्धि होने से निश्चित ही उसकी मांग में क्या हो गया, आपका कमी होगी। ठीक है, कमी होगी और इस तरह से हम लोग देख पाए। ठीक है, इसी प्रकार यदि एक्स वस्तु के मूल्य में कमी हो तो उसकी मांग में वृद्धि होगी। इसे भी चित्र द्वारा स्पष्ट किया गया है। ठीक है, जैसा यहाँ फिर उसी का सेकंड चित्र कह सकते हैं। ठीक है, चलिए इसमें दूसरी स्थिति की बात किया गया है। देखिए इस चित्र में पुनः एक दी हुई मूल्य आय स्थिति में उपभोक्ता की मूल्य रेखा NM, ठीक है, आप यहाँ पर देख पा रहे NM, ए वाला रेखा का जिक्र किया गया। ठीक है, उसके चुनाव का त्रिभुज ONM, ठीक है, जैसा यहाँ पर ऐसा त्रिभुज बनेगा। ठीक है, अन्य संयोगों की तुलना में ये संयोग को चुनता है। ये संयोग यहाँ पर है। अब यदि एक्स वस्तु के मूल्य में कमी होती है तो उसकी नई मूल्य रेखा NM2 होगी। अब यदि उपभोक्ता, ठीक है, उतनी ही आय ले ली जाए जिससे वह पहले की ही तरह इस संयोग को खरीद सके तो उसकी मूल्य आय स्थिति PL होगी। इस स्थिति में, ठीक है, इस स्थिति में उपभोक्ता PL रेखा पर ए बिंदु के ऊपर AP पर कोई संयोग नहीं चुनेगा क्योंकि वे सभी संयोग पुराने चुनाव, ठीक है, त्रिभुज ONM के अंदर है और इस संयोग के सामने उपभोक्ता पहले ही उन्हें अस्वीकार कर चुका है। अतः उपभोक्ता PL रेखा के AL भाग पर ही किसी संयोग को चुन सकता है। अब यदि वह इस संयोग को चुनता है तो उसे X तथा Y की पहले के बराबर मात्रा ही प्राप्त होगी। ठीक है, और यदि वह एक के नीचे AL, ठीक है, इस रेखा की बात किया जा रहा है। ठीक है, AL रेखा पर किसी संयोग को चुनता है तो उसे पहले की अपेक्षा X वस्तु का अधिक मात्रा तथा Y वस्तु की कम मात्रा प्राप्त होगी और इस प्रकार X के मूल्य में कमी होने पर उपभोक्ता को पहले की अपेक्षा क्या होगा, X वस्तु की या तो समान मात्रा प्राप्त होगी या पहले से अधिक मात्रा प्राप्त होगी। समझ गए। लेकिन यदि हम उपभोक्ता से ली हुई मुद्रा उसे पुनः लौटा दे तो उसकी मूल्य आय स्थिति NM2 ही होगी और वह निश्चित ही X वस्तु की अधिक मात्रा खरीदेगा। इस प्रकार X वस्तु के मूल्य में कमी होने से उसकी मांग में वृद्धि होगी। ठीक है, इस प्रकार उपर्युक्त विवरण प्रोफेसर सैमुअल्सन के उपभोग, ठीक है, आपका सिद्धांत के आधारभूत प्रमेय को सिद्ध कर देता है। स्पष्ट है कि इसी आधार पर सैमुअल्सन के मार्शल के नियम को सत्यता को सिद्ध कर दिया है। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे साथियों अब आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से लगता है कि आप लोग इस परिभाषा से समझने का प्रयास किए होंगे और चित्र से। ठीक है, देखिए प्रकट अधिमान सिद्धांत का मूल्यांकन की बात करते हैं। प्रोफेसर सैमुअल्सन ने प्रकट अधिमान सिद्धांत को उपभोक्ता के व्यवहार की व्याख्या, ठीक है, क्या है, व्याख्या के पहले के सिद्धांतों से श्रेष्ठ कहा गया है और इसके कारण भी हैं। क्यों? ठीक है, जैसे में यहाँ पर बतलाया गया है आपका कि मार्शल तथा एक्स एलन के सिद्धांतों को अंतर्निरीक्षात्मक, ठीक है, अथवा मनोवैज्ञानिक व्याख्या की जगह प्रोफेसर सैमुअल्सन का सिद्धांत पर उपभोक्ता की मांग की व्यवहारवादी व्याख्या पर आधारित है। ठीक है, सैमुअल्सन के सिद्धांत उपभोक्ता की मांग की व्यवहारवादी व्याख्या पर आधारित है। यह बाजार के विभिन्न मूल्यों एवं आय को परिस्थितियाँ, ठीक है,
परिस्थितियों में उपभोक्ता के वास्तविक अवलोकित व्यवहार के आधार पर उपभोक्ता की मांग की व्याख्या करता है। ऐसा कहा जाता है कि अंतर्निरीक्षात्मक तरीके की तुलना में व्यवहारवादी तरीका अधिक वैज्ञानिक होता है। सेकंड कहता है कि तटस्थता वक्र विश्लेषण इस वास्तविक मान्यता पर आधारित है कि, ठीक है, कि उपभोक्ता के अपने तटस्थता मानचित्र की पूरी जानकारी होती है, जिससे आधार पर वह किन्हीं दो वस्तुओं के अनेकों संयोगों के संबंध में अपना अधिमान व्यक्त करता है। क्या अपना अधिमान व्यक्त करता है, कर सकता है। और लेकिन प्रकट अधिमान सिद्धांत इस अवास्तविक मान्यता से मुक्त है। प्रकट अधिमान सिद्धांत में बाजार में उपभोक्ता के वास्तविक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है और इसके अंतर्गत उन संयोगों से संबंधित उपभोक्ता के अधिमान की और कुछ भी ध्यान नहीं दिया जाता है, जिन्हें वह कभी खरीदना, ठीक है, नहीं खरीदता या छोड़ देता है। समझ गए। अब इसी तरह से हम लोग का चौथा पॉइंट की ओर देखते हैं कि तटस्थता वक्र विश्लेषण इस मान्यता पर भी आधारित है, ठीक है, कि उपभोक्ता को अपनी कुल आय खर्च करनी चाहिए, लेकिन प्रकट अधिमान सिद्धांत इस मान्यता से मुक्त है। समझ गए। कौन सा? प्रकट अधिमान सिद्धांत। अब इसी तरह से पांचवा है कि प्रोफेसर मार्शल तथा हिक्स एलेट के सिद्धांतों में उपभोक्ता को विवेकशील माना गया है और जो अपनी उपयोगिता को अधिकतम बनाने की चेष्टा करता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए कि ये सिद्धांत उपयोगिता, ठीक है, अधिकतम बनाने की मान्यता पर आधारित है। दूसरी ओर प्रकट अधिमान सिद्धांत, ठीक है, में उपयोगिता को अधिकतम बनाने की मान्यता का परित्याग कर उपभोक्ता की मांग की व्याख्या के लिए अटलता की मान्यता को अपनाया गया है। ऐसा कहा जाता है कि अटलता की यह मान्यता उपयोगिता को अधिकतम बनाने की मान्यता की तुलना में कम प्रतिबंधात्मक तथा अधिक व्यवहारिक है। लेकिन इस अच्छाइयों के बावजूद प्रकट अधिमान सिद्धांत की कई आलोचनाएं की गई है, जिसमें निम्नलिखित है, ठीक है। इसमें आलोचना भी किया गया है, ठीक है। आलोचना क्या किया गया है कि इस सिद्धांत अटलता की अमान्यता पर आधारित है और ऐसे आदर्श उपभोक्ताओं की कल्पना करना जो बाजार की दशाओं के अलावा अन्य किसी बात से प्रभावित नहीं होते, लेकिन वास्तविक जीवन में ऐसे उपभोक्ता दिखाई नहीं देते। वास्तविक उपभोक्ता, ठीक है, वास्तविक उपभोक्ता को तो आपका आय एवं मूल्य के अतिरिक्त अन्य कई बातों से प्रभावित होते हैं। ऐसी परिस्थिति में उनका वास्तविक या अलौकिक व्यवहार अटलता की मान्यता के विपरीत भी हो सकता है। चूँकि प्रकट अधिमान सिद्धांत में क्या है, तटस्थता का परित्याग कर दिया जाता है, अतः यह सिद्धांत प्रतिस्थापन प्रभाव को नहीं मानता और इस प्रकार इस सिद्धांत के आधार पर आय प्रभाव तथा प्रतिस्थापन प्रभाव में अंतर नहीं किया जा सकता है। समझ गए। इनकी आलोचना है, यह सिद्धांत मांग के धनात्मक का अथवा सकारात्मक आलोच की मान्यता पर आधारित है, ठीक है, और जिसके द्वारा प्रोफेसर सैमुअल्सन ने अपने मांग प्रमेय को सिद्ध भी किया है, ठीक है, जो कि ये सब तीनों पॉइंट मेरा आलोचना के अंतर्गत आता है। आज हम लोग देखें, समझ गए, आज हम लोग मुख्य तौर पर देखें आपका मांग का नियम एवं प्रकटित अधिमान, ठीक है, सिद्धांत। तो ठीक है मेरे प्यारे साथियों, आप लोग अच्छा लगे तो अधिक से अधिक मित्रों तक इसे भी शेयर कीजिए, उन्हें भी आप बतलाइए, पहुंचाइए वीडियो उन तक भी, ठीक है। थैंक यू। अगले वीडियो में तुरंत मिलता हूं। धन्यवाद।